पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर से क्यों डरे सीएम योगी? सपा नेता आजम खां को बड़ी राहत। यूपी में एसआईआर की सीमा बढ़ी। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं कि क्या अमिताभ ठाकुर अंडर सर्विलांस पे थे? उन्होंने तो किसी को बताया नहीं कि किस ट्रेन से वो कहां जा रहे हैं। फिर पुलिस को किसने बताया? और पुलिस को गिरफ्तार करना ही था तो वह घर आकर कर सकती थी। अमिताभ ठाकुर शुभम जायसवाल की तरह दुबई तो नहीं बैठे थे, ना ही कुछ विशेष बाहुबलियों की तरह दिखाई देते हुए अदृश्य थे। आखिर रात के 2 बजे शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारकर गिरफ्तारी का क्या प्रयोजन था? जो व्यक्ति न वांछित है न भगोड़ा है, लोगों के मन में इस तरह के तमाम सवाल हैं। क्या जो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा है वो अंडर सर्विलांस पर है? अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के सिलसिले में लखनऊ पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है वो खुद ही सवालों के घेरे में है। इस प्रेस नोट में यह तो बताया गया है कि यह साल 1999 का मामला है, मगर आश्चर्यजनक तौर पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि इसकी शिकायत कब की गई। पुलिस को इस प्रेस नोट में यह भी लिखना चाहिए था कि साल 1999 के मामले की शिकायत सितंबर 2025 में जाकर की गई है और तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस को यह भी लिखना चाहिए था कि शिकायत करने वाले व्यक्ति कौन है, उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है। पुलिस को यह भी लिखना चाहिए था कि सिविल प्रकृति के इस मामले में इतनी गंभीर धाराएं कैसे जोड़ दी गईं। पुलिस को यह भी लिखना चाहिए था कि अमिताभ ठाकुर जांच में सहयोग कैसे नहीं कर रहे हैं, आयोग ने उन्हें कब बुलाया और कब पेश नहीं हुए। इस प्रेस नोट में एक उंगली अमिताभ ठाकुर की ओर उठती है तो बाकी की उंगलियां पुलिस की ओर। फिलहाल अमिताभ ठाकुर जेल में हैं। अमिताभ ठाकुर को 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि उस समय अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे। आरोप है कि फर्जी डॉक्यूमेंट से अपनी पत्नी के खिलाफ देवरिया में औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था, बाद में उसे बेचकर मुनाफा कमाया। इस मामले में 3 महीने पहले लखनऊ में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जांच के लिए लखनऊ पुलिस ने एसआईटी बनाई थी। पुलिस के मुताबिक एसआईटी ने देवरिया और बिहार में रिकॉर्ड की गई जांच की गवाहों से पूछताछ और दस्तावेजों की पुष्टि की गई है। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आजम खां को 8 साल पुराने सेना पर टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आजम खां को दोष मुक्त कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने कहा कि मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आजम खां के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है। यह मामला वर्ष 2017 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खां ने कथित रूप से सेना पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप था कि अपने भाषण में आजम खां ने भारतीय सेना के लिए अनुचित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। लगभग 8 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असमर्थ रहा। इस आधार पर अदालत ने आजम खां को दोष मुक्त करने का निर्णय लिया। आजम खां ने 27 जून 2017 के दौरान एक जनसभा में विवादित बयान दिया था। इसे सेना के जवानों के अपमान के तौर पर देखा गया। मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज कराया था। आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत सपा नेता पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 8 साल तक सुनवाई चली। अब कोर्ट ने मामले में बरी करने का फैसला सुनाया है। तो वहीं यूपी में एसआईआर की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि अब 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतदाता सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे और
आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। 21 फरवरी तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अब 28 फरवरी को जारी होगी। नवदीप रेणुआ ने बताया कि यूपी में एसआईआर के लिए 2 सप्ताह का और समय मिल रहा है। हालांकि हमारा काम अब 99% खत्म हो चुका है। प्रदेश में ऐसे फॉर्म जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले हैं, किसी वजह से उनको कलेक्ट किया जाएगा। करीब 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म अभी जमा नहीं हो सके हैं। इनमें 1 करोड़ 27 लाख लोग स्थायी रूप से कहीं शिफ्टेड हैं। 99% काम पूरा हो चुका है। अभी केवल 5 कैटेगरी के लोगों का फॉर्म नहीं जमा हो सका है। पहला, ऐसे लोग जिनकी मौत हो गई है, ऐसे 45.95 लाख लोग हैं। दूसरा, वो लोग जो इस स्थान को छोड़कर अस्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, यह संख्या 1 करोड़ 27 लाख है। तीसरा, जो पहले से कहीं और मतदाता हैं, ऐसे 23.69 लाख मतदाता हैं। चौथा, 84.73 लाख लोग बीएलओ को नहीं मिले। पांचवा, जिन्होंने किन्हीं वजहों से सिग्नेचर कर फॉर्म लौटाए नहीं, ऐसे 9,57,000 लोग हैं। पहले एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई थी। इससे पहले 1 दिसंबर को चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाई थी। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ बीएलए वोटर को फॉर्म देते हैं। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी होती है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट देने होंगे। 1951 से लेकर 2004 तक एसआईआर हो गया है, लेकिन पिछले 21 सालों से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, डेथ के बाद भी नाम रहना, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।